नमस्कार। गुरुदेव को नमन करते हुए आज हम एक नए टॉपिक को शुरू करते हैं। एक नया विषय मनोविश्लेषण चिकित्सा पद्धति। जैसा कि हम जानते हैं कि यह 1938 में फ्रायड ने बताया था इसके बारे में, और इसके मेन उद्देश्य क्या है। मनोचिकित्सा पद्धति जो ये मनोविश्लेषण का है, ये क्या उद्देश्य है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि कोई भी व्यक्ति जो क्लाइंट है हमारा, वह जो प्रत्याक्षण करता है वह सही दिशा में प्रत्याक्षण कर सके, उसकी सूझ विकसित की जाती है इस चिकित्सा पद्धति के माध्यम से, और जिससे कि उसको मानसिक स्वास्थ्य लाभ मिलता है, प्राप्त होता है। फ्रायड के अनुसार, जैसा फ्रायड ने बताया, 1938 में फ्रायड ने ईड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में बताया था। तो उनका ये कहना है कि जो भी प्रत्याक्षण व्यक्ति कर रहा है, जिसके कारण वह परेशान है, जिसके कारण वह तनावग्रस्त है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, वो समायोजन जीवन में स्थापित करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। इसका मूल कारण उन्होंने ईड, ईगो में विवाद या द्वंद्व जिसको कहेंगे आप, या सुपर ईगो और ईगो में द्वंद्व, मेन ईगो की प्रॉब्लम, ईगो दोनों को बैलेंस नहीं कर पाता है। फ्रायड के अनुसार ऐसा कहा गया है। तो मेन मूल काम फ्रायड ने इस चिकित्सा पद्धति में यही किया कि जो उनके अनुसार जो अचेतन स्तर में जो पहले के जो हमारे अनुभव हैं, जो दबी हुई जो हमारी इच्छाएं हैं, जो अधूरी इच्छाएं हैं, जो मनोलैंगिक इच्छाएं हैं, जो भी सिचुएशन हमने उस वक्त जो फील किया हो, जो बहुत बुरी परिस्थितियों से हम कभी दो चार हुए हों, वो सब जो दमित थी, जो कि अचेतन स्तर में थी, वो सब ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। और इसी के कारण व्यक्ति समायोजन स्थापित करने में अक्षम हो जा रहा है। व्यक्ति का अहम उसके आंतरिक मानसिक संघर्षों से कमजोर पड़ जाता है। मानसिक संघर्षों से उत्पन्न समस्याओं से निपटने के उद्देश्य से रोगी, जो क्लाइंट है, जो व्यक्ति है, और विश्लेषक दोनों मिलकर पराहम तथा ईदम की उक्त प्रवृत्तियों से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य आरंभ कर देते हैं। इस विधि को निर्देशात्मक चिकित्सा भी कहा जाता है। कुछ इसके चरण हैं जिस पे कि यह पद्धति आगे काम करती है, जिसमें कि सबसे पहले फ्री एसोसिएशन, मुक्त साहचर्य जिसको कहते हैं। इसमें जैसे कोई भी क्लाइंट जो रोगी है, जो क्लाइंट है, वो आता है हमारे पास, तो हम उससे पहले सबसे पहले एक नर्म अच्छे गद्दे पर लिटाते हैं उसको, और वो एक जिसको कि नाम काउच दिया गया, फ्रायड ने उसको लिखा है। और उसमें जैसे रूम, एक कमरा है जो कि एक मध्यम प्रकाश का है, जो कि एक अच्छा वातावरण विकसित वहाँ पे लग रहा है, शांतिपूर्ण वातावरण है। और ऐसे कक्ष में उस क्लाइंट को लिटाया गया, और वो जो विश्लेषक है, जो मनोचिकित्सक है, वो पीछे की साइड से उनका विश्लेषण करता है। वो उनको क्लाइंट को कहता है कि आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी आप बोलिए, बताइए अपने बारे में, जो भी कुछ आपको बताना है, जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं, उसको आप बताइए। तो सबसे पहले एक अच्छा सौहार्दपूर्ण रैपोर्ट स्थापित करते हैं, अच्छा संबंध स्थापित करते हैं क्लाइंट के साथ। उसके बाद हम ये प्रोसीजर आगे बढ़ाते हैं कि हम क्लाइंट को कहते हैं कि आप अब स्वतंत्र हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी कुछ आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं, आप सब कुछ बोलते जाइए, आप बताइए मुझे। तो वो निसंकोच, जब वो शांत और रिलैक्स फील करने लगता है, कुछ ही देर बाद वह अपने विचारों को बोलना शुरू करता है, और सारी बातें वह बताता जाता है, तो जो भी उसके मन में विचार आते हैं। इसके पश्चात फिर अगला जो स्टेप आता है, वह है प्रतिरोध की अवस्था। प्रतिरोध की अवस्था यह देखता है कि
मैं तो बोलता चला जा रहा हूँ, अब कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी इच्छा, कुछ ऐसा है जो कि छुपाना ज़रूरी है, बताना नहीं है। ये चीज़ जब उसके मन में विचार आते हैं तो वो या तो रुक जाता है, बोलते बोलते रुक जाता है, या फिर कुछ ऐसी बातें बोलने लगता है कि आपको बहलाने फुसलाने लगता है, कुछ अलग झूठ सच बोलने लगता है, जो कि जो आपका मनोचिकित्सक है, जो भी वहाँ पे एक कुशल विशेषज्ञ है थेरेपी का, तो वो इन सब चीज़ों को पकड़ लेता है और वो उसकी सहायता करता है आगे बढ़ने में। उसको कोशिश करता है कि वह स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को आगे बढ़ाए, ना कि ब्रेक करे। फिर इसके बाद तीसरा जो चरण है वह है स्वप्न विश्लेषण का। थर्ड इसमें तो स्वप्न विश्लेषण में जैसे कि हम सबसे पहले सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करते हैं और रूम में क्लाइंट को उस काउच पे लिटाते हैं, पीछे की साइड बैठते हैं और हम उससे कहेंगे कि आप अपने स्वप्न के बारे में बताइए, आपने क्या स्वप्न देखा। तो जो भी उसने प्रत्यक्षण किया है, जो अपना आत्म प्रत्यक्षण उसका स्वप्न के बारे में है, जो भी उसने स्वप्न देखा होगा, तो वह सब वो बताता चला जाएगा। ये स्वप्न विश्लेषण के माध्यम से वह उन दमित इच्छाओं को भी बता देता है जो कि मनोविश्लेषक के सामने समक्ष प्रस्तुत हो जाती हैं। जो चीज़ वह बताता है वह नहीं समझ पाता, लेकिन एक कुशल विशेषज्ञ होने के कारण वह मनोविश्लेषक उन चीज़ों को, उन पॉइंट्स को पकड़ लेता है, वो जान जाता है और उसको कोशिश करता है कि उसको वहाँ पे वो सही किया जाए। उसको पहले स्वतंत्र रूप से वो ध्यानपूर्वक सारे स्वप्न को सुन लेता है और उसको सही तरीके से संवेगात्मक रूप से उसको उसकी स्वप्न की सही सच्चाई कि उसने जो स्वप्न देखा तो आखिर उसमें क्या देखा, तो क्यों देखा, इन सब प्रश्नों के जो उत्तर, जो वो उसके मन में गलत सही उत्तर उसको मिल रहे हैं, जो क्लाइंट है उसको वो सही ढंग से प्रस्तुत करता है क्लाइंट के सामने। और चूँकि वो ये सब कई सेशन में होता है, तो यहाँ तक तीसरा जो आपका आता है ये चरण, तो इसमें हो सकता है कि मनोचिकित्सक और क्लाइंट कई बार मिल चुके हों और जिससे कि जब हम कई बार एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे पे थोड़ा विश्वास भी बढ़ने लगता है। और चूँकि हम आए हैं एक मनोचिकित्सक के शरण में, तो हम उसको उस पे सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है कभी कभी कि जब वो मनोविश्लेषण किया जा रहा है, ये चिकित्सा पद्धति की जा रही है, तो उस वक्त क्लाइंट कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र होता है। हो सकता है कि वह स्वप्न विश्लेषण के टाइम कुछ ऐसी चीज़ें उसने देखा है जिसके कारण वो काफ़ी आक्रामक हो जाए, अग्रेसिव हो जाए, काफ़ी अधिक वायलेंट होकर के वो कुछ भी बोल सकता है, कोई भी रिएक्शन दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो उस वक्त के लिए उस मनोविश्लेषक को पहले से ही प्रिपेयर रहना होता है और एक कुशल विशेषज्ञ की आवश्यकता यहाँ पे पड़ती है कि आगे हमको करना क्या है और ऐसी स्थितियाँ आएंगी तो किस तरह से उसको हैंडल करना है। तो ये चीज़ें इसमें प्राथमिक रूप से है और उसको किस तरह से उसके माइंड को शांत करना है और उसको सही दिशा दिखाना है, सही सूझ विकसित करनी है। इसके बाद इस स्वप्न विश्लेषण की प्रक्रिया जब हम उसकी सारी चीज़ें सुन लेते हैं, तो उसके बाद उसको हम एक नई उसके सपने का सही मतलब, सही मीनिंग क्या है, क्यों है, वो सारी चीज़ें क्लियर कर देते हैं और उसको शांत करते हैं। ऐसा कोशिश रहता है हमारा कि उसका मन शांत हो और सही दिशा में सोचे। फिर इसके बाद स्थानांतरण की अवस्था होती है। बहुत सारी चीज़ें जो क्लाइंट और जो एनालिटिक है, जो एनालिस्ट है, जो साइकोथेरेपिस्ट है, उसके बीच बहुत सारी जो बातें होती हैं, जो बहुत सारे डिस्कशन होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, तो उसमें एक स्थानांतरण का भी चरण आता है ये स्वप्न विश्लेषण के पश्चात, कि इसमें क्या है कि 3 तरह के स्थानांतरण होंगे। धनात्मक स्थानांतरण होंगे, जिसमें कि आप सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जो क्लाइंट है वो मनोविश्लेषक के साथ एक अच्छा सौहार्दपूर्ण संबंध, प्रेम व्यवहार, एक अच्छा बिहेवियर, एक दोस्त, एक जो भी वो अच्छा करने के लिए वो उस तरह का व्यवहार करने लगता है।
सामने वाले के साथ, मतलब मनोविश्लेषक के साथ उसके संबंध मधुर बनते हैं, अच्छे बन जाते हैं, विश्वास जम जाता है। फिर दूसरा क्या है, नकारात्मक। नकारात्मक भी होता है कि जिस तरह से जब इस तरह के संबंध वो महसूस करेगा, एक मनोविश्लेषक चिकित्सक तो है, चिकित्सक एक कुशल चिकित्सक होगा तो बहुत सारी चीज़ें मैं अभी आगे आपको बताती हूँ उस विषय में। तो लेकिन सामने वाला जो क्लाइंट है वो उस चीज़ को, चूँकि वो इतना ज़्यादा अपने परेशानियों में घिरा रहता है कि वो ये चीज़ नहीं समझ पाता कि मैं एक डॉक्टर के यहाँ, एक मनोचिकित्सक के यहाँ पे हूँ, बल्कि वो एक एज ए फ्रेंड से बातचीत करता है। ऐसा, चूँकि ऐसा ही माहौल भी उसको दिया गया, यही तो हमारा मेन एक मनोविश्लेषक की कुशलता है कि हमने उसको ऐसा फील कराया कि वो सामने वाला सारी बातें मुझे बता सके, वो कोई बात गोपनीय न रखे। क्योंकि जब यदि गोपनीय रहेंगी तो फिर बातों का मतलब किस तरह से समायोजन, हम उसका प्रत्यक्षण में, उसके विचारों में किस तरह से सूझ विकसित कर पाएंगे, कैसे उसको सही दिशा हम दिखा पाएंगे। तो इसके लिए यह आवश्यक भी होता है। तो यह सफलता मिलती है, और वह एक जब एक धनात्मक स्थानांतरण होता है कि उसका संबंध अच्छा विकसित होता है, तो दूसरी तरफ ऋणात्मक भी होता है। ऋणात्मक इस तरह से कि जब भी वो कभी गुस्सा होता है तो सामने जो है मनोचिकित्सक उसको एक अपना भाई, अपना दोस्त, अपनी माँ, अपने पिता, जो भी जिसके उनके साथ जिस तरह का व्यवहार करता है, अपना समझ करके वैसा ही अपनापन वाला व्यवहार घृणा का या घृणा का या जो भी कुछ गुस्सा होना, वायलेंट होना, कुछ भी बोल देना, तो ये सब चीज़ें भी वो मनोचिकित्सक के साथ व्यवहार कर सकता है। तीसरा जो आता है वो प्रतिस्थानांतरण आता है। प्रतिस्थानांतरण जो कि मनोविश्लेषक की तरफ से होता है। मनोविश्लेषक की तरफ से इस तरह से कि जो भी वो व्यवहार करता है, जो भी क्लाइंट व्यवहार करता है, उस व्यवहार को सरलता से, शांत मन से समझते हुए उसको अपनी सूझ द्वारा उनके विचारों को सही दिशा दिखाना, जो कि उनके विचारों में परिवर्तन कर देना। क्लाइंट के विचारों में अगर परिवर्तन करना सक्षम हो पाता है तो ये प्रतिस्थानांतरण होता है मनोविश्लेषक की तरफ से। ये 3 तरह का इसमें स्थानांतरण होता है। अब अगला क्या है, नेक्स्ट समापन। समापन की अवस्था जो है, इसमें आप जैसा कि समझ रहे हैं कि जब ये देखा जाता है कि काफ़ी हद तक जो क्लाइंट है वो अपने विचारों से, अपने संवेगों पे नियंत्रण पाने में सक्षम है, वो समायोजन स्थापित करने में सक्षम हो गया है, उसकी सूझ डेवलप हो गई है, उसके विचार सही दिशा में हैं, सारी चीज़ें जब आपको सही समझ में आती हैं तो धीरे धीरे करके आप उससे संबंध, एक दूरी बनाते चले जाते हैं। दूरी भी इसमें यह है कि आपको ऐसे अचानक में दूरी भी नहीं बनाना है जिससे कि जो क्लाइंट है वो परेशान हो जाए। क्योंकि अगर आप अचानक में दूरी बना लेंगे तो हो सकता है कि कुछ और मनोवैज्ञानिक लक्षण उसके में दिखाई देने लगें, तो उत्पन्न हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। तो ये चीज़ें हैं, इनको ध्यान देने की ज़रूरत है। इस तरह से धीरे धीरे उसको समापन की ओर करते हुए इसका समापन करते हैं। कुछ बातें विशेष इसमें ये होती हैं कि यह मनोचिकित्सा बहुत कम समय के लिए नहीं होती है, ये बहुत सारे सत्र में होती है, बहुत वर्ष लग जाते हैं इसमें। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल भी लग सकते हैं, इसमें 15 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि यह दमित इच्छाएं हैं, स्नायविक विकार भी, विकृतियाँ भी होती हैं, डिप्रेशन की अवस्था होती है, और बहुत सारे इस तरह की स्थितियों में इस मनोविश्लेषण चिकित्सा पद्धति का सहारा लिया जाता है, और बहुत सारे क्लाइंट इससे ठीक होते हैं। बहुत ही बढ़िया है। अब इसके कुछ विशेषताएं आपको मैं बताती हूँ, जो कि इसके विशेष गुण हैं। इसके गुण ये हैं कि विश्लेषक उन सामग्रियों को जो कि व्यक्ति के अचेतन द्वारा प्रभावित हो चुका है कि एक नई व्याख्या प्रदान करता है। क्लाइंट को अपनी अज्ञानता तथा भूल का एहसास हो पाता है, जिससे अहम को अपने खोए
मानसिक ऊर्जा पर पर्याप्त नियंत्रण रखने में कामयाबी मिलती है और उसके व्यवहार में सामान्यता आ जाती है। चूँकि क्लाइंट के अचेतन स्तर को कुरेद कर चेतन स्तर पर लाते हैं और उनकी समस्याओं को वहाँ से समझते हैं, इसलिए इसको गहरी चिकित्सा विधि भी कहा जाता है। एक मुख्य विशेषता मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा पद्धति की और भी है कि यह लक्षणों के आधार पर चिकित्सा नहीं करती, बल्कि उसके कारण को गहराई से अचेतन स्तर से बाहर निकालकर कारण का चिकित्सा इसमें किया जाता है। और यह पद्धति मूल लक्षणों पर आधारित न होकर के कारणों को ठीक करती है, उसको सही करती है कि क्या कारण है और उसकी चिकित्सा की जाती है। संवेगात्मक परिवर्तन लाकर, विचारों में संवेगात्मक परिवर्तन और अच्छी सूझ विकसित करने के बाद यह संभव होता है। बहुत सरल तरीके से बिना किसी मेडिसिन के सपोर्ट के माध्यम से उसके व्यक्ति में एक अच्छी सूझ विकसित करने की क्षमता रखता है। यह इससे बहुत सारे क्लाइंट ठीक होते देखे गए हैं। दूसरे नंबर की है कि इसमें एक व्यक्ति जो कि बहुत ही विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहा था, इसमें मनोविश्लेषण चिकित्सा पद्धति में आप पाएंगे कि मतलब काफ़ी हद तक इसके लोग अपने आप को समझ पाते हैं और एक अच्छा जीवन व्यतीत करने में सक्षम हो पाते हैं। अब ये चीज़ मनोविश्लेषणात्मक पद्धति फ्रायड की बहुत महत्वपूर्ण पद्धति है और इसमें अगर कुशल विशेषज्ञ है, इसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर कुशल विशेषज्ञ मनोचिकित्सक है तो इस चिकित्सा पद्धति का प्रयोग लोग स्वतंत्र रूप से करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट निकलता है। कुछ हानियाँ भी हैं, कुछ इसके मतलब हानियाँ का मतलब कि कमियाँ भी हैं। तो कमियाँ क्या हैं? इसमें मेन कमी तो सबसे बड़ी यही है कि चूँकि ये काफ़ी कई सेशन, कई सत्र इसके लेने पड़ते हैं क्लाइंट को, तो इसके कारण ये काफ़ी कॉस्टली हो जाती है। एक सामान्य व्यक्ति ये चिकित्सा पद्धति का लाभ नहीं मिल पाता सामान्य व्यक्ति को, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली है। एक सेशन अगर लेंगे तो उसका अच्छा खासा फीस है मनोविश्लेषक का। दूसरी बात यह है कि इसमें मनोचिकित्सक के सामने भी यह प्रॉब्लम आती है कि एक समय में एक क्लाइंट ज़्यादा टाइम टेकिंग है, इसके कारण वो बहुत सारे क्लाइंट नहीं ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्लाइंट लेने में बहुत दिक्कत आती है। तीसरी इसमें यह भी बहुत बड़ी बात है कि इसमें एक कुशल विशेषज्ञ होना आवश्यक है। हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब नकारात्मक जो स्थानांतरण क्लाइंट करने लगता है, तो उस वक्त अगर एक कुशल विशेषज्ञ नहीं होगा तो उसका बैड इफ़ेक्ट व्यवहार पे पड़ेगा। हो सकता है कि हम जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर रहे हैं वह संभव ना हो पाए। तो इसमें एक कुशल विशेषज्ञ, उसको हर पहलुओं से परिचित होना चाहिए, एक शांत और धैर्यवान होना चाहिए, उसमें एक क्षमता होनी चाहिए ऐसी कि वह हर चीज़, हर बातों को बर्दाश्त करके सही दिशा में अच्छी सूझ विकसित कर सके क्लाइंट में। यह सारी चीज़ें, इसमें बहुत सारी कमियां भी थी, तो यह कमी है, लेकिन फिर भी आज भी मनोचिकित्सा पद्धति, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा पद्धति जो फ्रायड ने बनाया है, प्रतिपादित किया है इसको, तो ये मनोचिकित्सा पद्धति जो है मनोविश्लेषणात्मक, यह बहुत ही अहम रोल आज भी निभाती है। बहुत सारे मनोचिकित्सक हैं जो कि ये मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा पद्धति को सीखते हैं और काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, और इसमें अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। और मुझे लगता है कि इसमें साहचर्य आप जो देख रहे हैं या जो स्वप्न विश्लेषण है, ये तो कहीं आपको मिलेगा ही नहीं। और बहुत सारी इसमें विशेषताएं, ये जिसमें से ये एक बहुत खूबसूरत है। फ्रायड ने एक स्वप्न विश्लेषण पे बुक भी लिखी हुई है,
तो उसका भी आप देखिए तो समय समय पे आज भी उसको लोग पढ़ते हैं और उससे भी बहुत सारी जानकारी स्वप्न के बारे में। और जैसा कि फ्रायड ने बताया कि अचेतन मन से जो हमारी अधूरी इच्छाएं हैं, जो दमित इच्छाएं हैं, वह कहीं ना कहीं बाहर आती हैं और वो मनोविकृति उत्पन्न करती हैं। वह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, बैड इफेक्ट डालती हैं। तो उन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए यह एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक, इसमें कोई कहीं से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जिस तरह से हम कोई मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो लॉन्ग टाइम तक हो सकता है हम उसके आदती हो जाएँ, लेकिन मनोचिकित्सा पद्धति एक ऐसी पद्धति होती है, ये मनोविश्लेषणात्मक उसमें बहुत अच्छी पद्धति है, जिसमें कि आप एकदम अपने आप को बहुत एनर्जेटिक और सांवेगिक रूप से मजबूत और नई दिशा में एक मनोचिकित्सक के ऑब्जर्वेशन में यदि आप 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल की जर्नी, लाइफ की जर्नी को तय कर रहे हैं, आपका संपर्क है, चाहे वो किसी एक थेरेपी के माध्यम से ही क्यों ना हो, तो आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाती है, चीयरफुल हो जाती है और आप लाइफ में, जीवन में सभी समस्याओं से सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम हो पाते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगली थेरेपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।